Everyone, welcome to Vyas IS. So today is your day 44 of Mission UPSC 2027. बट स्क्रीन पे आपको डे 43 दिख रहा होगा बिकॉज एक क्वेश्चन हमारा रह गया था लास्ट क्लास में. क्वेश्चन नंबर 3 PIL से रिलेटेड था. यस. सो स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन, why do you think the introduction of PIL in the 1980s is a significant step in ensuring access to justice for all? PIL क्या होता है ये सब आपको पहले से पता है. जैसे कि PIL हमने उसमें पढ़ा था कि मिड डे मील स्कीम का जो आया था, मिड डे मील स्कीम, ये भी PIL के थ्रू ही आया था. ठीक है. तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो PIL आया है 1980s में, कि वो क्यों सिग्निफिकेंट स्टेप है इसके लिए कि जस्टिस मिलने सबको जस्टिस मिले उस सेंस में. सो दिस इंट्रोडक्शन ऑफ PIL इन 1980 वाज अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप इन एंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, स्पेशली मार्जिनलाइज और वल्नरेबल सेक्शंस के लिए. तो ये था ही. कैसे? दिस डेवलपमेंट मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल लीगल प्रोसीडिंग टू अ मोर इंक्लूसिव एंड सोशली रिस्पॉन्सिव अप्रोच. जो हमारी ट्रेडिशनली जो चलता था जिसमें हमें कोर्ट में जाके ही बोलना पड़ता है या FIR करानी पड़ती है सीधी सीधी, उससे अच्छा मेथड है. क्यों? क्योंकि इसमें सोसाइटी के सारे लोग इंक्लूड हो सकते थे, क्योंकि वो PIL फाइल करा सकते थे. ठीक है. और सबको जस्टिस मिल सकती थी. तो क्या सिग्निफिकेंस है इन इंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस? कि ब्रॉडनिंग एक्सेस टू जस्टिस. वही पॉइंट है पहला, कि ब्रॉडन हो गया, हर कोई एक्सेस कर सकता है. So PIL allowed any public spirited individual or organization to file a case on behalf of those unable to approach the court themselves, जैसे कि poor, illiterate और marginalized group. कि PIL उन लोगों को भी अलाउ करता है कि जो लोग कोर्ट नहीं जा सकते थे वो लोग अब सीधा केस फाइल कर सकते हैं. मतलब एक उन पब्लिक का जो गरीब है, इलिटरेट है, मार्जिनलाइज ग्रुप से है. ठीक है. It removed the barrier of locus standi. Locus standi मतलब requirement for the petitioner to have a direct personal interest. ठीक है. Ensuring that the judiciary become accessible to even the most disadvantaged section of the society. तो कहीं ना कहीं वो बैरियर हटा दिया गया कि भाई सब अगर तुम्हारे लाइक इंटरेस्ट में अगर है तो ही बात होगी, ये डायरेक्ट बात. तो ये चीज़ें हट गई, एक बैरियर हट गया. बल्कि इसमें जितने भी इवन जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के हैं, पुअर, मार्जिनलाइज, वो लोग भी डायरेक्टली जुडिशरी को अब एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. एड्रेसिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़. सोशल इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करने में हेल्प करता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को हेल्प करता है हैंडल करने के लिए. कैसे? PIL एक टूल बन गया टू एड्रेस स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ बाय फोकसिंग ऑन इश्यूज़ लाइक, देखो PIL अब लोग क्या करते हैं ना, किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी लगती है तो लोग PIL फाइल कर लेते हैं. जैसे बॉन्डेड लेबर के ऊपर कोई इशू चल रहा हो, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर चल रहा हो, चाइल्ड राइट्स के ऊपर चल रहा हो, या फिर जेंडर जस्टिस को लेके चल रहा हो, लोग क्या करते हैं डायरेक्टली PIL फाइल कर देते हैं. जैसे कुछ लैंडमार्क केसेस की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक राइट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1982. तो कुछ ऐसे केसेस आए जिसमें हेल्प किया कि जो भी लेबर को बांध के रखा जाता था उनकी राइट्स को लेके आया, उनको इन्फोर्स करते थे राइट, शो केसिंग हाउ PIL कुड टैकल सिस्टमैटिक इनजस्टिस. ठीक है. कुछ ऐसे केसेस हुए जिन्होंने बॉन्डेड लेबरर्स को लिबरेट करने की कोशिश की. ठीक है, करवाई. तो ऐसी ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं अब जस्टिस मिलना आसान हो जाता है बिकॉज ऑफ PIL. ठीक है. जुडिशल एक्टिविज़म. जुडिशल एक्टिविज़म अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जुडिशरी एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है. किस तरीके से? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को ध्यान में रखने के लिए और फंडामेंटल राइट्स को, क्योंकि PIL आ गया है. ठीक है. इट बिगेन एड्रेसिंग इश्यूज़, जैसे कि पब्लिक के जो भी इश्यूज़ है उनको ध्यान एड्रेस करने की कोशिश करता है, रादर देन कि सिर्फ जो पहले प्राइवेट डिस्प्यूट सॉल्व करते थे उसके अलावा पब्लिक के जो इश्यूज़ है वो भी अब देखे जा रहे हैं पब्लिक के इंटरेस्ट में. जैसे विशाखा केस. ठीक है. अगर आपने इससे पहले वो वाली वीडियो देख ली होगी प्रोलीप डे 21 वाली, तो विशाखा वाला आपको पता होगा सेक्सुअल हरेसमेंट वर्क प्लेस के लेके था. The Supreme Court laid down guidelines for preventing sexual harassment at the workforce using PIL as a medium for broader societal reform. ठीक है. सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीगल प्रोसेस. लीगल प्रोसेस जो था वो सिंप्लीफाइड हो गया है. तो PIL ने कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मल प्रोसीजर लिया है, जैसे कि लेटर दे दो, पोस्ट कार्ड दे दो कोर्ट में जाके, टू बी ट्रीटेड एज पिटिशन, की वो भी एक पिटिशन की तरह ट्रीट किया जाएगा. और इससे क्या हो गया, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई है और जस्टिस की, पहले जो हमारे को लॉयर हायर करके कोर्ट में वो करना होता था फाइल, अब वो ईजी हो गया है. कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग जस्टिस इज़ नाउ ईजी. जैसे जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर कहीं ना कहीं वर इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग दिस सिंप्लिसिटी. ठीक है. ये PIL लाने के पीछे आप ऐसे कह सकते हैं जस्टिस PN भगवती और VR कृष्णन अय्यर का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा. ठीक है. इन्वायरमेंटल और ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है PIL. PIL हेल्प played a crucial role in advancing environmental justice और protecting natural resources. जैसे MC मेहता, अगेन अगर आपने प्रोलीप 21 वाली वीडियो देखी होगी तो आपको MC मेहता वाला केस भी पता होगा. ठीक है.
केसेस विच डेल्ट विद द इशू सच एज गंगा रिवर पोल्यूशन जो होता है, इंडस्ट्रियल हजार्ड स्टोर है, तो कहीं ना कहीं उसको लेके वो आया था ना कि इन्वायरमेंट फ्री पोल्यूशन फ्री होना चाहिए इन्वायरमेंट, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है, क्योंकि लोगों को एक आवाज़ मिल गई है, जिन लोगों का केस नहीं सुना जाता था वो लोग भी केस फाइल करके अब जस्टिस ले सकते हैं। सो बाय गिविंग अ वॉइस टू द वॉइसलेस एंड अपहोल्डिंग द स्टेट अकाउंटेबल फॉर वायलेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, PIL इनहेंस ट्रांसपेरेंसी आ गई, अकाउंटेबिलिटी आ गई गवर्नेंस सिस्टम में। इट एंश्योर दैट पब्लिक ग्रीवेंसेस कुड बी रेड्रेस इवन इफ पॉलिटिकल प्रोसेस फेल टू रिजॉल्व देम, कि अगर इवन पॉलिटिकल पार्टी अगर आपका कोई केस सॉल्व नहीं कर पा रही तब भी कोर्ट सॉल्व कर सकता है बाय यूजिंग PIL। सिविल सोसाइटी को कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट लेके आया। सो PIL ने इनकरेज करा ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एक्टिविस्ट एंड पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स इन जुडिशियल प्रोसेस, क्रिएटिंग अ कोलैबोरेटिव अप्रोच टू एड्रेसिंग सोसाइटल इशूज़, ठीक है। बट अगेन किसी चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो किसी चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। क्या है चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म कि PIL ऑफ कोर्स ये मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव था, बट कुछ चैलेंजेस हैं जैसे फ्रिवलस और मिसयूज्ड PIL, कि लोग गलत तरीके से PIL को फाइल कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए। कुछ PILs ऐसे रहे जो पर्सनल और पॉलिटिकल गेन के लिए किए जा रहे थे रादर दैन जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट की जगह लोग अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए या सरकार फ़ायदे के लिए पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश कर रहे थे। जुडिशियल ओवररीच, यानी कि कोर्ट समटाइम इंटरवीन इन पॉलिसी मैटर्स दैट में फॉल अंडर द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ठीक है। जुडिशियल इतना ज़्यादा ओवर रीच कर रही है हर कस्टमर्स को, मतलब हर पब्लिक को, क्यों? क्योंकि कुछ केसेस जो पहले सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पास जाते थे या लेजिस्लेटिव के पास, वो भी आज कोर्ट में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन केसेस में भी वो इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है। कंक्लूजन में यही है, द इंट्रोडक्शन ऑफ PIL इन द 1980 एक लैंडमार्क स्टेप है इन डेमोक्रेटाइजिंग एक्सेस टू जस्टिस एंड मेकिंग द जुडिशरी अ टूल फॉर सोशल जस्टिस, बट डिस्पाइट इट्स चैलेंजेस इट रिमेन्स अ पावरफुल मैकेनिज्म टू एड्रेस पब्लिक ग्रीवेंसेस, अपहोल्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड एंश्योरिंग जस्टिस फॉर दोज हु नीड इट द मोस्ट, कि उन लोगों को जस्टिस दिलाना जिनको सबसे ज़्यादा जस्टिस की नीड है, ठीक है। समझ आ गया PIL वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं डे 44 पे। सो डे 44 पॉलिटी, जिसमें हमारा क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 है, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। अभी तक हमने जुडिशरी देखा, अब हम देखेंगे हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किस तरीके से चलता है, क्या है, किस किस का रोल है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ अ क्राइम हैज़ टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल। दैट इज़ सो ऑब्वियस कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी इंडिविजुअल जिसको हम क्राइम के तौर पे चार्ज कर रहे हैं कि उसने क्राइम किया है, तो उसको एक फेयर ट्रायल मिलना ज़रूरी है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। जैसे पहले के टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब वो रॉलेट एक्ट और सेडिशन एक्ट आया था जिसमें बिना ट्रायल के अरेस्ट कर लेते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर एक पर्सन अरेस्ट हो रहा है तो ये ड्यूटी पुलिस की नहीं होती है, ड्यूटी कोर्ट की होती है कि ये चेक करना कि क्या ये जो जिस पे आरोप लगाया जा रहा है, जो एक्यूज पर्सन है, कि वो क्या गिल्टी है या नहीं है, कि क्या उसने सही में गलत काम किया है, मतलब क्राइम किया है या नहीं किया है। तो वो किसका काम होता है? पुलिस का नहीं होता है, वो होता है कोर्ट का काम, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 22, अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 देखे थे ED आउट, और साथ में 21 हम कल देख रहे थे राइट टू लाइफ। आज हम देख रहे हैं आर्टिकल 22 जो ये कहता है कि हर एक पर्सन के पास फंडामेंटल राइट है टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर, ठीक है। हालांकि इसको अगर हम डिटेल में पढ़े तो ये इस तरीके से नहीं है, बट अभी हमारे आर्टिकल 22 के अंदर ये भी आता है कि हर एक पर्सन के पास राइट है कि वो एक लॉयर उसके पास हो जो उसको डिफेंड करे, ठीक है, अपने उसके बिहाफ पे। आर्टिकल 39A भी कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है, इट प्लेसेस अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एनी सिटीजन हु इज़ अनेबल टू इंगेज वन ड्यू टू पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी, कि अगर कोई भी दो पार्टी है, लेट्स से A पार्टी B पार्टी, दोनों पार्टी मतलब दोनों पार्टी के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है, दंगे हुए, A ने B के ऊपर आरोप लगाया, ठीक है। मान लो A बहुत रिच है, उसने अपना लॉयर हायर कर लिया, बट B गरीब है, वो लॉयर हायर करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो ये ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की कि वो बदले में उनको एक लॉयर प्रोवाइड करे, ठीक है। ये आर्टिकल 39A के अंदर लिखा है, ठीक है। चार्जशीट क्या होता है? देखिए, चार्जशीट जो है कहीं ना कहीं एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, आप ऐसे मान लीजिए, जो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो भी बया मिलता है ना, जो भी बोला जाता है, जो भी लोगों ने बोला कि फॉर एग्जांपल A ने गलती की, मतलब A और B पार्टी है, A ने जो भी चीज़ें बोली वो लिखी जाएगी, फिर B ने जो बोला वो लिखी जाएगी, फिर आसपास के लोगों से पूछा जाएगा, सब चीज़ लिखी जाएगी, तो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा जाएगा, उसी को बोला जाता है चार्जशीट। उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। सो अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट विच इज़ फाइल्ड बाय लॉ इन्फोर्समेंट और इन्वेस्टिगेट एजेंसीज
बनाती है एक कोर्ट ऑफ लॉ में आफ्टर कंप्लीटिंग एन इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्रिमिनल केस। कोई भी क्रिमिनल केस खत्म होने के मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद वो एक चार्जशीट प्रिपेयर करते हैं कि क्या क्या आया उसमें, क्या क्या पता लगा। इट कंटेन्स द फाइंडिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जो भी पता लगा। अलॉन्ग विद दैट डिटेल्स भी लिखी होती है कि किसने गुनाह किया, ऑफेंस वगैरह क्या है, एविडेंस क्या क्या मिले उनको, अगर कोई कुछ का मिला हो जैसे किसी का मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ क्या एविडेंस मिले वो भी लिखते हैं। और किस किस ने इंडिविजुअल कौन कौन से इससे रिलेटेड लिस्ट हैं, कौन कौन से इंडिविजुअल्स को अक्यूज़ किया गया, उन सब की लिस्ट बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये चार्जशीट कैसे फाइल की जाती है? फॉर्मली फाइल टू फॉर्मली अक्यूज द इंडिविजुअल ऑफ द ऑफेंसेज एंड इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग की अगर एक चार्जशीट लिखी लिखाई होगी तो उसी के ऊपर फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 4 की प्लेयर्स हैं, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज, ठीक है। अब काम क्या है पुलिस का? पुलिस का काम हमें पता है क्या होता है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करती है, क्राइम वगैरह इन्वेस्टिगेट करती है। तो एक लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल है जो कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करती है और क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है। वहीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जो एक गवर्नमेंट एक लॉयर अपॉइंट करके दे रही है, ठीक है, उसको जो पुअर है या जो अफोर्ड नहीं कर सकता एक लॉयर, तो एक लॉयर जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है स्टेट के केस को रिप्रेजेंट करने के लिए वो होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। डिफेंस लॉयर जो बदले वाली टीम का है लॉयर, ठीक है, वो लॉयर हो सकता है उसने खुद हायर किया हो या वो भी सरकार के थ्रू ले रहा हो क्योंकि वो भी गरीब हो, ऐसा भी हो सकता है ना, दोनों गरीब हो। तो एक तरफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक हो गया डिफेंस लॉयर। सो लॉयर हायर्ड बाय और अपॉइंटेड टू द अक्यूज्ड इफ दे कैन नॉट अफोर्ड वन टू डिफेंड देम इन कोर्ट। जज कौन होगा? वो जज जो डिसीजन लेगा कि क्या है कैसा है, एक इम्पार्शियल जज, जुडिशियल ऑफिसर्स हु प्रिसाइड्स ओवर द कोर्ट प्रोसीडिंग। इम्पार्शियल इसलिए कि वो किसी एक पार्टी की तरफ नहीं होगा, दोनों की सुन के फिर निर्णय लेगा, डिसीजन लेगा। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम? एक पुलिस का क्या रोल है क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पुलिस का यही है कि इन्वेस्टिगेट करना, कोई भी अगर कंप्लेंट आई है किसी क्राइम को लेकर तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन जैसे कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना कि विटनेस कौन है, ठीक है, कुछ आइटम्स अगर मिल रहे हैं एविडेंस के तौर पे तो उसको कलेक्ट करना, पुलिस का ये काम है। उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस में पुलिस क्या करती है? एक ओपिनियन फॉर्म करने की कोशिश करती है, ठीक है, कि क्या समझ आया, जो भी फाइंडिंग्स वगैरह है उससे क्या ओपिनियन बना वो बताया जाएगा। इफ़ द पुलिस, अगर पुलिस को ऐसा लग रहा है कि हाँ एविडेंस सारा का सारा एक्यूज पर्सन के ऊपर आ रहा है तो कहीं ना कहीं फिर वो चार्जशीट फाइल करेंगे, ठीक है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज हैव टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड विद फुल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। कि पुलिस, ये हमेशा ध्यान में रखना कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा वो भी उसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते समय लॉ के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि वो किसी का भी उस टाइम पे इन्वेस्टिगेट करते समय मर्डर कर दे या कुछ कर दे। तो पुलिस को ये ध्यान में रखना है कि जब भी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो कानून में जो लिखा है उस हिसाब से करे और पूरे के पूरे रिस्पेक्ट के साथ ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी लिखी है कि पुलिस को अरेस्ट के टाइम पर क्या क्या फॉलो करना है, डिटेंशन करना है, इंटेरोगेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस में लिखी होती है। दे आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर, किसी को मार पीट के एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, मार भी नहीं सकते हैं और शूट भी नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, किसी भी तरीके की पनिशमेंट भी नहीं दे सकते, ठीक है। कोई भी अगर चाहे कितना भी छोटा कितना भी बड़ा ऑफेंस हो, बट पुलिस वाले बिना इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, जब इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है उस टाइम पे ना वो किसी को मार सकते ना टॉर्चर करके पता कर सकते, कुछ नहीं, जो बताया जा रहा है वो बताएंगे। दैट इज़ फॉलोड, दैट इज़ लेड डाउन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइंस। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। देखिए, ठीक है, कि आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और क्रिमिनल लॉ गारंटी करता है हर एक पर्सन को कि जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है ये फंडामेंटल राइट्स फॉलो होनी चाहिए। जितने भी पर्सन अरेस्ट किए जाएंगे उनके साथ ये राइट्स मेंटेन की जाएगी कि दे हैव द राइट टू इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, कि अगर किसी भी इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है तो उनके पास राइट है कि उनको बताया जाए कि तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, कि क्या एक ऑफेंस के तौर पर अरेस्ट किया जा रहा है, और राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। और उस पर्सन को जब अरेस्ट किया गया तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ेगा। एंड द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी, ठीक है, कि कस्टडी में जब तक वो है, जब तक उसको हमने पकड़ रखा है तब तक पुलिस वाले या कोई भी उसको मतलब गंदे तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, टॉर्चर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज। पुलिस कस्टडी के टाइम पे जो भी कन्फेशन अरेस्टेड पर्सन कर रहा है वो एविडेंस के तौर पे यूज़ नहीं किया जाएगा। हो सकता है वो कुछ भी ज़बरदस्ती कर रहा हो, उसका एक रीज़न है, ठीक है। तो जो भी कन्फेशन पुलिस कस्टडी के टाइम पे किया जा रहा है उसको हम एविडेंस के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। और कोई भी अगर लड़का या लड़की अंदर मतलब बॉय कोई भी अगर 15 साल से कम की उम्र का है
ठीक है। और कोई भी अगर विमेन, उनको डायरेक्टली पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता क्वेश्चनिंग करने के लिए। तो ये कुछ रूल्स हैं अरेस्टेड पर्सन के लिए, जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको बताया जाएगा कि किस चीज़ के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, और अरेस्ट करने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा विद इन 24 आवर्स। एंड ये भी देखा जाएगा कि उसके साथ टॉर्चर नहीं हो रहा हो कस्टडी के टाइम पे, और जो भी कन्फेशन हो रहा है उसके टाइम पे वो एविडेंस के तौर पे ना यूज़ होए, ठीक है। अब पुलिस प्रोसिक्यूटर का क्या, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल है? देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है वो मैंने आपको बता चुका। तो कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज पब्लिक रॉन्ग, कोई भी तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस किया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत काम है। इसका क्या मतलब हुआ है? दैट इट इज़ कंसीडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम्स बट अगेंस्ट द सोसाइटी एज अ होल। देखिए, कोई भी ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस जो किया जा रहा है वो पब्लिकली रॉन्ग है। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी क्राइम हुआ है, ऑफकोर्स ही बात है जिसके साथ क्राइम हुआ है वो तो है ही, बट एक इंडिविजुअल के साथ नहीं, बल्कि वो पूरी सोसाइटी के लिए गलत होता है ना। तो पूरी की पूरी सोसाइटी के तौर में गलत है। इसीलिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो स्टेट के बिहाफ पे आते हैं। सोसाइटी एज इन पूरा एक स्टेट ही हो गया, स्टेट को रिप्रेजेंट करके आता है। सो इन कोर्ट इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। सो दिस रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बिगिंस व्हेन द पुलिस हैज़ कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है उसके बाद कौन आ जाते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ जाते हैं, जो चार्जशीट फाइल करते हैं। ही और शी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस का है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो प्रोसेस होगा वो कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करता है प्रोसिक्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज़ हिज और हर ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शली। कि जो प्रोसिक्यूटर है, चाहे वो ए पार्टी की साइड हो चाहे बी पार्टी की साइड हो, उसको इम्पार्शली रहना है। मतलब जैसे जो पर्सनल हमारा लॉयर होता है वो तो, जैसे मान लो ए ने पर्सनल लॉयर रखा तो वो तो ए की तरफ ही रहेगा, पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, अगर मान लीजिए बी की तरफ है, तो उसको रहना इम्पार्शियल पड़ेगा। मतलब उसको दोनों की सुननी पड़ेगी। वो ये नहीं हो सकता कि बी को ही जिताए या ऐसा कुछ, और पूरी की पूरी चीज़ें उसको प्रेजेंट करनी पड़ेगी, फैक्ट लेके आने पड़ेंगे, विटनेस करना पड़ेगा, एविडेंस करना पड़ेगा कोर्ट के सामने में, ये दिखाने के लिए कि ये चीज़ हुई है, और फिर उस हिसाब से कोर्ट डिसीजन लेगा। वो बी की तरफ नहीं कर सकता है सारी चीज़ें, ठीक है। फिर जज का काम क्या है? ऑफकोर्स काम है, जज एक पूरे तरीके से अंपायर है जो गेम में होता है, जो पूरा डिसीजन लेगा, ठीक है। और इम्पार्शली जज को एक्ट करना है, किसी एक पार्टी की तरफ जज नहीं रह सकते हैं। सो द जज हियर्स ऑल द विटनेसेस, सारे सब कुछ सुनेगा, सारे विटनेस से जो जो बोला जा रहा है सब कुछ सुनेगा। और कोई भी अगर एविडेंस है तो हर कोई, जो भी प्रोसिक्यूटर है, प्रेजेंट कर सकता है जो भी एविडेंस उनको दिखाना है। और इवन डिफेंस लॉयर जो है, तो जो भी चीज़ें हैं जज को दिखाई जाएगी, जज को बताई जाएगी। उसके बाद जज डिसाइड करेगा कि क्या एक्यूज पर्सन ने गिल्टी है या इनोसेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ द इवेंट एविडेंस प्रेजेंटेड एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। कि जज का फिर फाइनल डिसीजन रहेगा कि क्या वो पर्सन एक्यूज्ड जिस पे हुआ है, क्या वो गिल्टी है या इनोसेंट है, किस बेसिस पे जो भी एविडेंस हम प्रेजेंट करते हैं उस पर, ठीक है। ऐसे ही होता है ना कोर्ट में भाई, जो भी एविडेंस दिखाए जाएंगे फिर उस बेसिस पे कौन डिसाइड करेगा? जज डिसाइड करेगा कि इसने कानून गलत किया है या नहीं किया। अगर एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया तो फिर वही बात है, जज अपना एक सेंटेंस प्रोनाउंस कर देगा कि इसको इतने साल की सज़ा दी जा रही है या जो भी है। ही मे सेंड द पर्सन टू जेल और इम्पोज अ फाइन और बोथ डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब। व्हाट इज़ अ फेयर ट्रायल? फेयर ट्रायल क्या होता है आपको पता है, अब तक तो समझ आ गया होगा इतनी सारी चीज़ें समझ के कि फेयर ट्रायल वो ट्रायल हो गया जिसमें जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके पास राइट्स हो कि यार वो अपने घर में भी बता सकता है, वो हर तरीके से उसके साथ बायसनेस ना हो, इम्पार्शियलिटी हो, ठीक है। सो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज द राइट टू लाइफ स्टेट्स दैट द पर्सन्स लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाय फॉलोइंग अ रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर। कि आर्टिकल 21 हमको ये गारंटी करता है कि हमारे पास राइट टू लाइफ है, तो हमारी राइट टू लाइफ और लिबर्टी वायलेट नहीं होनी चाहिए, ऐसी ही तरीके से एक लीगल प्रोसीजर की तरह फॉलो होनी चाहिए। ए फेयर ट्रायल इंश्योर्स दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड। अगर एक फेयर ट्रायल होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी आप कह सकते हैं वैलिड है। अब फेयर ट्रायल कैसे होगा? अगर कोई ट्रायल ओपन कोर्ट में हो रहा है, सबके सामने कोर्ट में हो रहा है, तो हम कह सकते हैं बट अगर मान लो कि उसको अलग से पूछा जा रही है चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं बायसनेस आएगी, ठीक है। अगर ट्रायल हेल्ड किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज भी हो, उसके सामने ट्रायल हो रहा हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेस, की जो भी विटनेस वगैरह लाए जा रहे हो उसके साथ क्रॉस एग्जामिन हो रहा हो, ठीक है, दोनों तरफ से चेक हो रहा हो। जज पार्शियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्रोसिक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितने भी टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि जो भी चीज़ है उसको लेके वो प्रेजेंट करने की कोशिश करे। एंड जज शुड ओनली डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, की जज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जज भी बायस ना हो किसी की तरफ, बल्कि जो भी एविडेंस है उसके हिसाब से ही डिसीजन ले, चाहे वो कुछ भी दिखाया हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ बोथ स्टेट दैट ऑल ऑफ द पर्सन, पुलिस, प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जजेस
शुड कैरी आउट देयर रोल्स इन अ प्रॉपर मैनर। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की सब तरीके से काम करे। इसका मतलब ये है दैट ऑल नीड टू वर्क टू इंश्योर दैट एवरी सिटीजन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड्स गेट अ फेयर ट्रायल व्हेन एक्यूज्ड। कि हर एक सिटीजन, ये कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक सिटीज़न, चाहे वो कोई भी क्लास का हो, कोई भी कास्ट का हो, जेंडर का हो, रिलीजियस का हो, कि उसको फेयर ट्रायल मिले। उसको ऐसे नहीं कि अरेस्ट कर दिया जाए बेमतलब में। सो द रूल ऑफ लॉ विच सेज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। आपको पता है रूल ऑफ लॉ क्या है? वुड नॉट मेक मच सेंस। अगर रूल ऑफ लॉ हम तभी कहेंगे सेंस बना रही है जब सबको फेयर ट्रायल मिल रहा हो, बट अगर नहीं मिल रहा देन इट विल नॉट मेक सेंस कि इफ सिटीजन वर नॉट गारंटीड अ फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कि अगर सबको फेयर ट्रायल मिलेगा तो वही हम कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ का सेंस है, अदरवाइज कोई सेंस नहीं है। ठीक है, समझ आ गया आपको? सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टारगेट के साथ नेक्स्ट डे। सो सी यू, गुड नाइट, टेक केयर।